बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ जाते हैं इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीज़ सही है, इसमें बहुत सारे डिजीज़ हैं। हेरेडिटी हीमोक्रोमेटोसिस है, विल्सन डिजीज़ है, अल्पा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी सही है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हीमोक्रोमेटोसिस पर। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो हीमोक्रोमेटोसिस डिजीज़ होते हैं, इसमें क्या होता है आयरन की जो एब्ज़ॉर्प्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे साथ क्या होता है, ये आयरन डिपॉज़िट होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। उसमें जो सबसे ज़्यादा होता है वो लिवर में होता है, फिर पैनक्रियाज़ में होते हैं। इसके अलावा हार्ट, जॉइंट्स एंड एंडोक्राइन ऑर्गन में भी डिपॉज़िट होता है। लेकिन जो क्रोमेटोसिस के साथ रिलेटेड है वो लिवर एंड पैनक्रियाज़ जैसे ही। अब जब ये जेनेटिकली होता है तो जेनेटिकली इसको फिर हम कहते हैं इनहेरिटेड हीमोक्रोमेटोसिस। और जब ये एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड किस तरह होता है, यानी कि जब हम पार एंटीलर एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं आयरन सप्लीमेंट्स की, या हम ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान देते हैं, तो वो भी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है और एज अ रिजल्ट उसका बॉडी में अकोमोलेशन होता है, जिसको हम एक्वायर्ड हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। अब सेकेंडरी अकोमोलेशन जो होते हैं ना आयरन्स के, वो और तरीकों से भी होते हैं। जब हमारा जो एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है ये पुअर हो, यानी कि नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल हो। जिस तरह कुछ डिसऑर्डर्स में होता है, थैलेसीमिया हो गया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो गया, उस इनमें होता है। ऐसे ही माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में क्या होता है कि डायबिटीज़ भी होता है, उसके साथ-साथ बोन मैरो का मसला होता है, सही है। अब टोटल बॉडी आयरन जो हमारी बॉडी में है वो है 2 टू 6 ग्राम सही है। और जो इस 2 टू 6 ग्राम में 0.5 ग्राम जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो हेपेटोसाइट्स में होते हैं, सही है। अब जब हीमोक्रोमेटोसिस हो जाती है तो हमारे टोटल बॉडी आयरन जो होते हैं वो 50 ग्राम तक पहुँच जाता है। और इन 50 की 1/3 जो होते हैं वो कहाँ पर अकोमोलेट होते हैं, वो अकोमोलेट होते हैं हमारे लिवर में, यानी हेपेटोसाइट्स के अंदर ऑलमोस्ट 17 ग्राम, सही है। यानी कि 0.5 ग्राम के बजाय हेपेटोसाइट्स के अंदर अब 17 ग्राम होगा, तो ये बहुत ज़्यादा है। और इस तरह ये एक बहुत क्रोनिक प्रोसेस है, मतलब ये इसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाता है, सही है। अब ये क्या करता है, जब एक बंदे को ये डेवलप हो जाए तो फिर क्या होगा उस बंदे के अंदर, एक माइक्रोनोडुलर सिरोसिस, यानी कि उसका जो लिवर होगा उसमें फिब्रोसिस और उसके साथ-साथ नोडुलर अफियरेंस होगा, सही है। इसके अलावा ये डायबिटिस मेलाइटिस काज़ करते हैं 80% ऑफ द केसेज़ में। इसके अलावा उस बंदे की स्किन में एब्नॉर्मल पिगमेंटेशन होता है, ये भी 80% ऑफ द केसेज़ में होता है। ज़ाहिर बात है आयरन है पिगमेंट में ये इन्वॉल्व ये होता है। इसके अलावा पैथोजेनेसिस पर हम आ जाते हैं, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि जो आयरन है इसकी एक्सक्रीशन के लिए हमारे बॉडी में कोई ख़ास मैकेनिज़्म नहीं है कि बस ये यूरिन में जाएगा इस तरह उस तरह, ख़ास मैकेनिज़्म नहीं है। अब इसका जो रेगुलेशन होता है वो कहाँ पर होता है, वो हमारे इंटेस्टाइन्स क्या करता है, इसके एब्ज़ॉर्प्शन करता है, सही है। और हमारे पास एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, हेप्सिडिन। ये हेप्सिडिन प्रोटीन क्या करती है, ये नेगेटिवली रेगुलेट करती है, यानी कि इन्हिबिट करता है। क्या इन्हिबिट करता है, आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, सही है। तो जब अब म्यूटेशन हो जाती है ऐसी जीन्स में जो क्या कर देती है, हेप्सिडिन की जो प्रोडक्शन है या सिंथेसिस है उसको कम कर देती है, तो वहाँ पर हमारे साथ क्या डेवलप होगा, हीमोक्रोमेटोसिस डेवलप होगा, हेरेडिटी हीमोक्रोमेटोसिस, सही है। अब ये क्यों डेवलप होगा, क्योंकि जब ये हमारे साथ हेप्सिडिन कम हो गया तो जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये अब्जॉर्प्शन क्या करता था, इनहिबिट करता था। और इसी तरह फिर हमारे साथ 0.5 से लेकर 1 ग्राम ऑफ द आयरन जो होते हैं पर ईयर बॉडी में अकोमोलेट होता है और एक्सक्रीट नहीं होता, और इसी तरह हर ईयर अकोमोलेट होता जाता है। आखिर में उस बंदी की बॉडी के अंदर 50 ग्राम्स तक पहुंच जाती है और हेपेटोसाइट्स में 17 ग्राम्स तक पहुंच जाती है। इसी के साथ क्या कहते हैं कि जो म्यूटेशंस होते हैं उसमें एक HFE जीन है। ये जीन क्या करता है, ये HLA क्लास 1 लाइक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, और ये HLA क्लास 1 लाइक मॉलिक्यूल क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है, प्रोड्यूस करता है हेप्सिडिन को। अब जब हेप्सिडिन हेपेटोसाइट्स के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा तो तब मसला बनेगा, सही है। तो जब इसमें म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन इसमें कहाँ पर होती है कि जो 282 पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड है उसमें टायरोसिन की बजाय कौन आ जाता है, सॉरी सिस्टीन की बजाय कौन आ जाता है, टायरोसिन। इस म्यूटेशन को हम C282Y म्यूटेशन भी कहते हैं, सही है। तो 70% ऑफ द हीमोक्रोमेटोसिस जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये वाला म्यूटेशन होता है, और ये यूरोपियन जो लोग होते हैं उसमें फिर बहुत ज़्यादा होता है। अब कहते हैं ना कि जो CY82 म्यूटेशन था ना, सॉरी C282Y म्यूटेशन था, इसके अलावा भी कुछ म्यूटेशन हो सकते हैं हमारे HFE जीन्स में। या म्यूटेशन कहाँ पर हो सकते हैं, हेप्सिडिन रिसेप्टर 2 में हो सकती है, सही है, जहाँ पर जो हेप्सिडिन मॉलिक्यूल है वो अटैच होता है। इसके अलावा हेप्सिडिन प्रोटीन्स के अंदर भी कोई म्यूटेशन हो सकती है, उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में एब्नॉर्मेलिटी आ सकती है, सही है। लेकिन अब क्या आगे क्या कहते हैं कि ये म्यूटेशन क्या काज़ कर सकता है, या तो ये माइल्ड हीमोक्रोमेटोसिस काज़ कर सकता है या सेवेयर हीमोक्रोमेटोसिस काज़ कर सकती है, ये म्यूटेशन पर डिपेंड करता है, सही है। इसके अलावा ये एडल्ट्स में भी हो सकती है और चिल्ड्रन में भी हो सकता है, सही है। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो
हीमोक्रोमेटोसिस है ये कब शुरू होगा? ये तब शुरू होगा जब कम से कम 20 ग्राम्स ऑफ आयरन हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाए, क्योंकि 20 ग्राम ऑफ आयरन जो होते हैं ये वही अमाउंट है जो हमारे टिश्यूज़ को में टॉक्सिसिटी कॉज़ कर सकती है। कौन से टिश्यूज़ में? लिवर के टिश्यूज़ में। फिर आगे क्या कहते हैं कि आयरन करता क्या है? लिवर को डैमेज किस तरह करता है? जो लिपिड्स होते हैं उसके ऑक्सीडेशन से क्या बनती है? फ्री रेडिकल्स बनती है, और इस फ्री रेडिकल्स बनने के प्रोसेस में इन्वॉल्व कौन है? आयरन इन्वॉल्व है। इसके अलावा और भी प्रोसेस है जो लिवर को डैमेज करता है। जब स्टीलैट सेल्स की स्टिमुलेशन हो जाती है वो कोलेजन को डिपोजिशन करता है, वहां पर एक स्कार बनाते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या करता है? ये जाकर हमारे डीएनए को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बन जाता है। इसके अलावा आई एम वेरी सॉरी इसके अलावा आयरन क्या करता है? आयरन क्या करता है? डैमेज करता है सेल्स को। लेकिन जब सेल्स को इतना डैमेज करे कि उसकी किलिंग ना हो, उसका निक्रोसिस ना हो, तो ये फिर भी क्या हो सकता है? रिवर्सिबल हो सकता है। किस तरह रिवर्सिबल होगा? सबसे पहले हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें कि ये जो आयरन ओवरलोडेड है इसको हम रिमूव करें, सही है। इसके बाद आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में क्या कहते हैं कि जो हेमोसिड्रिन है ये एक आयरन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स ऐसी है जो फेरेटिन वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप लोगों को पता है। ये इसकी डिपोजिशन कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा ये लिवर में होती है, फिर पेनक्रियाज में होती है, फिर हार्ट में होती है, इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड में होती है, इसके बाद पैराथायरॉइड ग्लैंड में, और उसके बाद जॉइंट्स और स्किन में भी होता है, सही है। अब हिस्टोलॉजी के लिए हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे, सही है। पहले हम क्या देंगे, उस लिवर से हम टिश्यू ले लेंगे, उसको हम क्या करेंगे? प्रूशियन ब्लू कलर से स्टेन करेंगे। तो सबसे पहले जब थोड़ा-थोड़ा आयरन की डिपोज़िशन हुआ होता है, लेट्स से 20 ग्राम हुआ होता है, वो हमें किस तरह नज़र आएँगे? वो गोल्डन येलो कलर नज़र आएँगे। लेकिन जब आयरन की डिपोज़िशन इंक्रीज़ कर जाती है, फिर क्या होगा? ये जो बाकी लोब्यूल्स है उसमें भी स्प्रेड कर जाएगा। बाइल डक्ट के एपिथेलियम है उसमें भी ये डिपॉज़िट हो जाएगा, और कुफर सेल्स में भी ये डिपॉज़िट हो जाएगी, या कफर सेल्स है। पहले कहाँ पर होते हैं? ये हेपेटोसाइट्स में, लेकिन बाद में ये इन तीनों चीज़ों को भी ऑक्यूपाई कर लेगा। और इसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा? हमारे लिवर का साइज़ बढ़ जाएगा, हेपेटोमेगेली हो जाएगी, और येलो गोल्डन येलो कलर से ही हमारे लिवर का कलर क्या बन जाएगा? चॉकलेट ब्राउन कलर बन जाएगा। अब मॉर्फोलॉजी में आगे क्या कहते हैं कि जो पेनक्रियाज़ है इसके अंदर ये कहाँ पर डिपॉज़िट होते हैं? सबसे पहले तो ये पेनक्रियाज़ के अंदर पिगमेंटेशन करता है, डिफ्यूज़ इंस्टैटिशियल फिब्रोसिस करता है। यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है पेरेन्काइमा है पेनक्रियास का, उसमें ये डिफ्यूज यानी कि स्प्रेड आउट फिब्रोसिस खास करता है, सही है। इसके अलावा ये पेरेन्काइमा की एट्रोफी भी करता है। जाहिर है बात है जब वहाँ में सेल्स की अड़ित हो जाती है तो उसका साइज भी डिक्रीज होगा। इसके अलावा जो हेमोसिड्रिन है आयरन की जो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ कहाँ पर डिपॉजिट होगा? एसिनार में भी डिपॉजिट होगा, स्लेट सेल्स में भी डिपॉजिट होगा, और इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रोमा में भी डिपॉजिट होगा, सही है। इसके अलावा हेमोसिड्रिन कहाँ पर डिपॉजिट होता है? हार्ट में डिपॉजिट हो रहा है, तो हार्ट की सबसे पहले क्या करता है? इनलार्जमेंट करता है। इसके अलावा जो हेमोसिड्रिन की क्रिस्टल्स है वो कार्डियक फाइबर्स के अंदर भी डिपॉजिट होते हैं, और उसको ब्राउन कलरेशन दे देते हैं। हमारे जो मायोकार्डियम होता है या मायोकार्डियल सेल्स होते हैं उनको ब्राउन कलरेशन दे दे, और वहाँ पर ये इंस्टीट्यूशनल फिब्रोसिस भी करता है, सही है। इसके अलावा जो हेमोसिड्रिन है वो कहाँ पर भी डिपॉजिट होते हैं? स्किन में भी डिपॉजिट होते हैं। वहाँ पर सबसे पहले ये पिगमेंटेशन करते हैं। पिगमेंटेशन ये कैसे करेगा? ये वहाँ पर जो मेलानिन की प्रोडक्शन है या मेलानोसाइट सेल्स है उनको कहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, डार्क ब्लू हो जाएगा, सही है। इसके अलावा जो डर्मल मैक्रोफेजेस होती है और फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं उसके अंदर भी ये डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर किस तरह बन जाता है? स्लेट ग्रे कलर बन जाता है, सही है। इसके अलावा जो हेमोसिड्रिन है ये हमारे जॉइंट्स को भी इफेक्ट करता है। जॉइंट्स में ये कहाँ पर डिपॉजिट होते हैं? जो साइनोवियल लाइन होते हैं, और वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं जिसको हम साइनोवाइटिस कहते हैं, सही है। फिर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट ये इसका सेकेंडरी काज के हेमोसिड्रिन सेकेंडरी क्या डिपॉजिट करता है? कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। ये जाकर हमारे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं उसको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर डिसेबलिंग आर्थराइटिस बन जाती है या डिसेबलिंग पॉली आर्थराइटिस बन जाती है, जिसमें हमारे बहुत सारे स्मॉल जॉइंट्स जो होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं, और इसको हम सीडो गॉड भी कहते हैं, सही है। इसके अलावा जब ये डिपोजिशन ऑफ हेमोसिड्रिन ऐसे हद तक पहुंच जाए कि सिरोसिस काज करने लगे, तो वहां पर ये हमारी जो टेस्टिस होती है उसकी सेल्स की डिजेनरेशन करती है, जिसकी वजह से हमें टेस्टिस एट्रोफी होती है। अब आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स, सही है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या कहते हैं कि मेल्स में इसका अपीयरेंस जो होता है वो अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है, सही है। जो साइन सिम्टम्स होते हैं मेल्स में जो होते हैं ये अपीयर होते हैं लेकिन जल्दी, सही है, अर्लियर। फीमेल्स में ये लेट अपीयर होते हैं। अगर हम रेशो को देखें तो 5:7 रेशो 1 है, यानी कि मेल्स को ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ये क्यों? क्योंकि फीमेल्स की मंथली क्या आते हैं? मेंस्ट्रुअल पीरियड आती है, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में इनसे जो है ब्लड रिमूव होते हैं, उसमें आयरन्स चली जाती है, बॉडी से रिमूव होती है। तो उनमें जो आयरन्स की अक्युमुलेशन होती है वो लेट होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ये कंपैरेटिवली कि ये 50 ग्राम आयरन अक्युमुलेट करे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, जिसकी वजह से
फीमेल्स को लेट होता है हेमोक्रोमेटोसिस और मेल्स को बहुत जल्दी होता है, जिसकी वजह से साइन सिम्टम्स मेल में जल्दी अपीयर होते हैं। इसके अलावा हमने बोला था कि जो HFE म्यूटेशन था, ये C282Y म्यूटेशन था, उसकी कुछ साइन सिम्टम्स होती है, सही है। तो अगर उसको हम देखें तो वो भी मेल्स में जो थे बहुत अर्लियर होते हैं, सही है, 50s टू 60s में होते हैं, फिर भी लेट है, लेकिन कंपेयर टू फीमेल, फीमेल ये इससे भी लेट होते हैं। तो यही वजह है कि ये जो म्यूटेशन, अगेन वही मेंस्ट्रुअल फैक्टर भी इसमें आ जाता है और जेनेटिक फैक्टर भी इसमें आ जाते हैं। अब जो बॉडी में आयरन्स डेवलप डेवलप होते हैं, अक्युमुलेट होते हैं, ये भी 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, जेनेटिकली एंड एनवायरमेंटली। एनवायरमेंटली इसी तरह के हम डिफरेंट ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं या कोई और सप्लीमेंट्स देते हैं, या एक जेनेटिक साइलेंट म्यूटेशन होगा, वो किसी और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से वो जीन्स एक्टिवेट हो जाएगा, और जिसको हम सेकंड हेड कहते हैं, ये भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाता है, सही है। तो ये दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जो इसी वजह से जो C282Y म्यूटेशन है ये वेरी करता है, सही है। इसका होमोजाइगोसिटी वेरी करता है, हमने पढ़ा था हेटेरोजाइगोसिटी, दूसरा है होमोजाइगोसिटी, यानी अगर इस म्यूटेशन की वजह से दोनों एलील्स जो होते हैं वो इफेक्ट हो जाए, सही है, तो फिर क्या होगा, होमोजाइगोसिटी, और अगर एक एलील इफेक्ट हो जाए तो हेटेरोजाइगोसिटी। तो हेटेरोजाइगोसिटी में ये कंडीशन जो होता है बहुत कम डेवलप होता है, सही है। अब क्लिनिकल साइन सिम्टम्स इसकी क्या है, सबसे पहले अभी हमने पढ़ा स्किन की पिगमेंटेशन होती है, फिर हेपेटोमेगेली होती है। अब हेपेटोमेगेली हो गया तो जाहिर बात है एब्डोमिनल पेन होगा, वहाँ पर ये डिफरेंट ऑर्गन्स को कंप्रेस करेगा। इसके अलावा डायबिटिस मेलाइटिस होगा, क्यों मेलाइटिस, क्योंकि यहाँ पर एबनॉर्मल ग्लूकोज बैलेंस होगा। क्यों एबनॉर्मल ग्लूकोज बैलेंस होगा, हमने अभी पढ़ा कि इसका डिपोजिशन पेनक्रियास की एस्लेट सेल्स में होता है, इसके अलावा दूसरे सेल्स में भी होते हैं। हार्ट में ये क्या कस करता है, एरिथमिया काज करेगा, मायोपैथी काज करेगा, कार्डिक मायोपैथी, सही है। क्यों? क्योंकि हार्ट में भी इसकी डिपोजिशन होती है, इसकी जो क्रिस्टल्स होते हैं हेमोसिडरीन क्रिस्टल वो जाकर हमारे कार्डिक फाइबर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके अलावा ये एटिपिकल आर्थराइटिस काज करेगा। क्यों काज करेगा? क्योंकि ये हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज को डैमेज करता है। हाइपोगोनेडिज्म काज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे टेस्टिस की एट्रोफी करता है। फीमेल्स में ये इम्यूनोरिया करेगा, और मेल्स में ये इम्पोटेंसी भी काज कर सकता है, और लिबिडो भी कम करता है, सही है। अब इनसे डेथ भी हो सकता है, किन 2 कंडीशन में, या तो ये सिरोसिस काज़ करे हमारे लिवर में, सही है। दूसरा, जब कार्डियक डिजीज़ ये डेवलप करे, सही है। अब अगर एक बंदा जो है इसका ट्रीटमेंट नहीं करता, विदाउट ट्रीटमेंट जा रहा होता है, तो इसके अंदर जो आयरन की अकोमोलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब आयरन का अकोमोलेशन ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। ये क्या करेगा, ये हमारे डीएनए को डैमेज करेगा। जब ये हमारे डीएनए को डैमेज करेगा तो ये इंक्रीज़ करेगा रिस्क किस चीज़ की, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की। कितने टाइम्स, 200 टाइम्स, ये 200 फोल्ड ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के रिस्क को इंक्रीज़ करेगा। हमने पढ़ा था कि जो लिपिड्स की ऑक्सीडेशन होती है उसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, आयरन, तो वहाँ से फिर डिफरेंट फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब ट्रीटमेंट हम इसकी किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमें आते हैं इसके डायग्नोसिस पर। इसका डायग्नोसिस हम उस टाइम करें ताकि ये इर्रिवर्सिबल चेंजेस में नहीं पहुंचा हो, ये रिवर्सिबल चेंजेस में पहुंचा हो। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसने हमारे हेपेटोसाइट्स को इतना डैमेज ना किया हो कि वो दोबारा जो है अपने नॉर्मल फंक्शन पर आ जाए, यानी कि उनका डेथ ना हो, सही है। दूसरी तरफ फैमिली स्क्रीनिंग हम करें, सही है, ताकि फैमिली में किसी और को ये कंडीशन नहीं है, जेनेटिकली तो नहीं है, सही है। इसके अलावा हेटेरोजाइगोट केस जो होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये लो आयरन स्टोरेज करता है, सही है। हेटेरोजाइगोस ये इतना इनफ नहीं होता कि आपको हीमोक्रोमेटोसिस का करे सिंपल, लेकिन फिर भी जो आयरन ओवरलोड होगा वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, रेगुलर चेकअप करेंगे आयरन के लिए, सही है। अब उसमें हम ये कंडीशन भी देख लेते हैं कि ये सब क्लिनिक होते हैं या प्री सिरोटिक केस होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसने साइन सिम्टम्स अभी अपीयर नहीं किया होगा, यानी कि एक माइल्ड कंडीशन होगा। रेगुलर चेकअप हम इस वजह से भी करते हैं, किसी और बीमारी के लिए हम सीबीसी वगैरह कर लेते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हाँ मेरे बॉडी में तो आयरन ज़्यादा है। इसके लिए फिर डॉक्टर को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना हो इसको हेमोक्रोमेटोसिस हो, सही है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, रेगुलर प्लेबोटोमी करते हैं। प्लेबोटोमी में हम क्या करते हैं कि जो वेन होते हैं उसमें हम एक पंक्चर कर देते हैं और उससे हम रिमूव करते हैं ब्लड को, और एक्स्ट्रा जो डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं वो उस बंदे को इन्फ्यूज़ कर देते हैं, सही है। अब ये इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा आयरन होगा वो रिमूव होगा, और इसी तरह हमारे बॉडी से आयरन का जो लोड होगा वो कम हो जाएगा।